तो यार एप्लीकेशंस ऑफ थर्मल एक्सपेंशन बहुत हैं, 2-4 हमने कर ली, ये 3 और कराऊंगा, उसके बाद इस बात को क्या करते हैं, क्लोज कर देंगे, क्योंकि है तो बहुत, अनलिमिटेड चले जाएगा तो ज़्यादा फैलेंगे नहीं। जितना बुक्स में दिया होता है, जितना हमें काम आएगा न्यूमेरिकल्स में, वो कर लेते हैं। तो एक मैंने पेंडुलम वाला केस कराना है यार, एक स्केल रीडिंग का कराना है, एक बायोमेट्रिक स्ट्रिप। पहले बायोमेट्रिक स्ट्रिप देख लो, इसमें मैथमेटिकल कुछ नहीं है। अब नाम से देखो, बाय यानी दो, मेटेलिक यानी मेटल की बनी हुई, और स्ट्रिप का मतलब स्ट्रिप। अब ये जो है ना आपकी, ये क्या है, एक बायोमेटेलिक स्ट्रिप है, 2 मेटल्स की बनी हुई है, एक तरफ स्टील है, एक तरफ क्या है, ब्रास। आपको मैंने एक टेबल बनवाया था अभी थोड़ी देर पहले, तो उसमें आपने देखा होगा कि स्टील और ब्रास का अगर कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन कंपेयर करोगे तो ब्रास का ज्यादा है, मतलब ब्रास ज्यादा एक्सपैंड होता है। सेम टेम्परेचर राइज करोगे, स्टील भी एक्सपैंड होगा, लेकिन ब्रास के कंपैरिजन में कम होगा, ब्रास ज्यादा एक्सपैंड होता है। तो 2 ऐसे मेटल लेने हैं भाई जिनका की अल्फा यानी कि कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन क्या हो, अलग अलग हो, एक का ज्यादा एक का कम, दोनों की सेम लेंथ की स्ट्रिप काट ली, दोनों को जोड़ दिया, वेल्ड कर दिया, ठीक है। तो ये वेल्डिंग हो रखी है, लेंथ दोनों की सेम है, जब रूम टेम्परेचर है दोनों की लेंथ क्या है, सेम। अब जब बेटा इसको हीट करोगे तो दोनों ने एक्सपैंड होना है, लेकिन ब्रास ज्यादा हो रहा है। अब जिस तरफ से ज्यादा एक्सपेंशन होगी, ये कम हो रहा है, ये ज्यादा हो रहा है, तो ये ज्यादा एक्सपैंड होते हुए, दोनों इकट्ठे तो हो नहीं रहे हैं, बाहर वाला ज्यादा एक्सपैंड हो रहा है तो अंदर वाले को क्या करना शुरू कर देगा, मोड़ना शुरू कर देगा, खुद भी मोड़ेगा, क्योंकि दोनों की वेल्डिंग कर रखी है, अलग अलग चल नहीं सकते कि ये भाई ऊपर को एक्सपैंड हो जाए और ये अपना कम होता रहेगा, ऐसे नहीं होगा, वेल्डिंग कर रखी है, मूव तो इकट्ठे होंगे, लेकिन इसकी ज्यादा एक्सपेंशन हो रही है, तो ज्यादा एक्सपेंशन के चक्कर में ये पूरी की पूरी स्ट्रिप जो है ना भाई, वो मुड़ने लग जाएगी। हाई टेम्परेचर पे स्थिति कुछ ऐसी हो जाएगी, वो बाहर वाली क्या है, ब्रास, इसकी लेंथ ज्यादा आ गई, इसकी लेंथ कम है इसके कंपैरिजन में, क्योंकि कर्वेचर ले लिया, बाहर वाले कर्वेचर का रेडियस ज्यादा होगा, तो इसलिए ये सिचुएशन हो जाएगी। तो पॉइंट ये है, ये रूम टेम्परेचर है, सीधी होगी, बायोमेट्रिक स्ट्रिप हाई टेम्परेचर पे ऐसे कर्व ले जाएगी, जो कम एक्सपैंड होता है वो अंदर की तरफ होगा, जो ज्यादा एक्सपैंड होता है वो बाहर की तरफ होता है। उम्मीद है ये बात क्लियर होगी। अब अगली बात है इसका यूज। यार इसका यूज होता है ऑटोमेटिक सर्किट ब्रेकिंग के लिए। अब आपने देखा होगा कि जो प्रेस होती है उसका ना, आयरन जो होती है उसमें ऑटो कट हो जाता है, वैसे उसमें तो खैर बायोमेट्रिक स्ट्रिप वाला जरूरी नहीं है, फंडा लगाओ उसमें दूसरा लगाओ, तो थर्मिस्टर भी लगा हो सकता है, थर्मिस्टर अलग चीजें हैं, लेकिन बायोमेट्रिक स्ट्रिप का कई जगह पर ऑटो कट, करंट को कट करने में यूज हो जाता है। एग्जाम्पल के तौर पर ये मान लो पीछे का कोई भी सर्किट है, ओके, कनेक्शन करंट इसके थ्रू फ्लो हो रहा है, इसके थ्रू फ्लो होते हुए ऐसे करके जा रहा है, जब तक ये यहां पे टच रहेगा सर्किट क्या होगा, कंप्लीट होगा। ये भी मेटल है ना बेटा, इसमें से करंट फ्लो हो ही सकता है, तो जब तक ये टच रहेगा सर्किट क्या होगा, कंप्लीट। अब जब टेम्परेचर ज्यादा हो गया, ये क्या होना शुरू कर देगी, हीट होना शुरू कर देगी, हीट होना शुरू कर देगी तो एक्सपैंड होना शुरू हो जाएगी। अब नीचे वाली साइड से इसको इसके साथ जोड़ रखा है ना, इसके साथ, तो जब ये एक्सपैंड होगी ये अंदर को दबेगा और ये बाहर को दबेगा, ये स्थिति हो जाएगी, सर्किट क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा, करंट फ्लो बंद हो जाएगा, हीटिंग होना भी बंद हो जाएगा, थोड़ी देर बाद फिर से ठंडा हो जाएगा, फिर सीधा हो जाएगा ताकि टच कर देगा। तो कई जगह पर जहां पे अपने आप ही ज्यादा टेम्परेचर होने पे ऑटो कट हो जाता है, फिर कम टेम्परेचर होने पे फिर से चल जाता है, उसमें बायोमेट्रिक स्ट्रिप का यूज हो सकता है, जरूरी नहीं है। ऑटो कट के और भी बहुत से मेथड्स हैं, जिनमें से एक है बायोमेट्रिक स्ट्रिप। अब कुछ एप्लीकेशन मैंने बेटा कल करा दी थी, कुछ अब हो रही है, तो इन एप्लीकेशंस को आपने देख लेना है, ठीक है जी। एक बात आती है पेंडुलम वाली, क्या चीज जी, पेंडुलम। अब पेंडुलम में आपको पता होगा कि कोई भी पेंडुलम होगा बेटा, उसका अपना क्या होता है, एक टाइम पीरियड होता है। टाइम पीरियड क्या टाइम पीरियड होता है,
2 पाई रूट L बाय G, ठीक है। अब अगर लेंथ में चेंज आ जाए किसी तरीके से, तो टाइम पीरियड में भी क्या आ जाएगा, चेंज आ जाएगा। हर एक पेंडुलम का अपना एक फिक्स टाइम पीरियड होता है, होना चाहिए। T इक्वल टू 2 पाई रूट L बाय G तो चलो चेंज नहीं होता, बहुत ज़्यादा ऊपर चले जाओगे या कुछ ऐसे फैक्टर्स आ जाएंगे तब G में चेंज होगा। हम मान के चल रहे हैं कि हम ग्राउंड पे ही हैं और इधर उधर ज़्यादा नहीं जा रहे हैं, ग्राउंड लेवल पर ही हैं, तो G की वैल्यू तो कांस्टेंट मान ली हमने। L चेंज हो जाएगी भाई, टाइम पीरियड चेंज हो जाएगा। अब अगला पॉइंट ये है कि टेम्परेचर की वेरिएशन के कारण लेंथ में चेंज आ सकता है। मान लो ये वायर किसी मेटल की बनी हुई है, टेम्परेचर में चेंज आने के कारण इसमें क्या आ गया, चेंज आ गया। अब L चेंज हो जाएगी तो टाइम पीरियड भी क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। अगर टेम्परेचर कम हो गया तो लेंथ कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगी, तो टाइम पीरियड क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अगर टेम्परेचर बढ़ गया तो लेंथ एक्सपेंड हो जाएगी, बढ़ जाएगी, टाइम पीरियड क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ओके, अब ध्यान से सुनना, अगर मैं परसेंटेज चेंज या फ्रैक्शनल चेंज ऑफ टेम्परेचर ढूंढना चाहूं, टाइम पीरियड सॉरी। अच्छा एक पॉइंट और, अब इस वक्त जो आपके सामने फिगर है, एक्सप्रेशन जो है उसमें T यहां पर टाइम पीरियड है, लेकिन अभी तक सारी एक्सप्रेशंस में T हमने टेम्परेचर के लिए यूज किया है, क्योंकि टेम्परेचर वाली बात चल रही थी ना, तो हमने T टेम्परेचर के लिए यूज किया। अब मैं टेम्परेचर के लिए क्या यूज करूंगा बेटा, थीटा यूज करूंगा, ठीक है। मैंने पहले ही बोला था थीटा भी यूज होता है। अब यहां पे तो कंफ्यूजन हो जाएगी ना, तो टेम्परेचर के लिए थीटा यूज कर रहे हैं। थीटा 1 इनिशियल टेम्परेचर होगा, इनिशियल टेम्परेचर, थीटा 2 फाइनल टेम्परेचर होगा, ठीक है जी। थीटा 1 इनिशियल टेम्परेचर, डेल्टा थीटा जो है वो थीटा 2 माइनस थीटा 1, यानी कि चेंज इन टेम्परेचर मान लेंगे, ठीक है। T यहां पर अब टाइम को ही ले रहे हैं, ओके जी। अब ध्यान से सुनना, आपको पता है इसको मैं क्या लिख सकता हूं, परसेंटेज चेंज वाला कंसेप्ट लगाओ, डेल्टा T बाई टी इंटू 100 अगर करना हो तो फ्रैक्शनल चेंज क्या हो गया, डेल्टा T बाई टी, 2 पाई तो कांस्टेंट है, इसमें कोई चेंज हो ही नहीं सकता, G कांस्टेंट है। अब बच गया सिर्फ L, L की पावर कितनी है 1/2, तो 1/2 नीचे आ जाता होता है, ये क्या हो जाएगा, डेल्टा L बाय L। दिस इज फ्रैक्शनल चेंज इन टाइम पीरियड ऑफ द पेंडुलम इफ लेंथ इज चेंज्ड बाय दिस फ्रैक्शनल। ये क्या है, फ्रैक्शनल चेंज ऑफ लेंथ ऑफ द पेंडुलम, ये क्या है, फ्रैक्शनल चेंज ऑफ टाइम पीरियड ऑफ द पेंडुलम। लिख लो भाई, क्या चीज है ये, फ्रैक्शनल चेंज इन टाइम पीरियड ऑफ द पेंडुलम। ओके, ये चीज चलो ठीक है ही अपने पास। अब एक और बात है अपने पास, डेल्टा एल इज इक्वल टू अल्फा डेल्टा टी। याद करो, पहले हमने लिख रखा डेल्टा एल इक्वल टू L1 अल्फा डेल्टा टी। L1 क्या है, इनिशियल लेंथ, डेल्टा टी क्या था, चेंज इन टेम्परेचर। लेकिन उस फार्मूले में बस इस डेल्टा टी की जगह मैंने क्या लिख दिया, डेल्टा थीटा लिख दिया, कंफ्यूजन हो जाएगी। डेल्टा टी यहां पर टाइम को ले लिया, टेम्परेचर को डेल्टा थीटा कर दिया, थीटा 2 माइनस थीटा 1 मैंने पहले लिख दिया। ओके, ये क्या है यार, चेंज इन लेंथ। अगर टेम्परेचर कितना चेंज हो जाए, डेल्टा थीटा। L1 क्या है, ओरिजिनल लेंथ, यहां पे ओरिजिनल लेंथ L मान रखी है, इसलिए उसको क्या लिख दिया हमने, L1 को L कर दिया। अब यहां से आप देख सकते हो डेल्टा L बाय L इज इक्वल टू अल्फा डेल्टा थीटा। अल्फा क्या है बेटा जी, ये जो वायर है इसका टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन, आपको पता है, इट इज टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन जी, ठीक है। अब ध्यान से देख लो, डेल्टा एल बाय एल
डेल्टा एल बाय एल कितना आ गया, अल्फा डेल्टा थीटा आ गया। तो क्या बन जाएगा ये, इट विल बी डेल्टा टी बाय टी इक्वल टू हाफ अल्फा डेल्टा थीटा। याद रखना है जी, याद रखना है, ये क्या चीज है, चेंज इन टाइम पीरियड पर यूनिट टाइम पीरियड। देख ये क्या है, चेंज इन टाइम पीरियड, ये क्या है, टोटल टाइम पीरियड। तो पर यूनिट टाइम पीरियड मतलब एक पूरे चक्कर में कितने टाइम का फर्क पड़ता है, डेल्टा टी इंटू टी का, पर यूनिट टाइम डेल्टा टी बाय टी। तो थोड़ा सा ध्यान से करने वाली चीजें हैं, कंफ्यूज नहीं होना। ये क्या चीज है जी, इट इज फ्रैक्शनल चेंज इन टाइम पीरियड। क्वेश्चन आते हैं भाई इस पे, इसीलिए करवाया जा रहा है, ठीक है जी। डेल्टा टी बाई टी इक्वल टू हाफ इंटू अल्फा डेल्टा थीटा, दिस इज चेंज इन टाइम पीरियड पर यूनिट टाइम पीरियड, चेंज इन टाइम पीरियड ऑफ द पेंडुलम पर यूनिट टाइम पीरियड। ओके, अब यहां से अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं, हाफ अल्फा डेल्टा थीटा इंटू टी, तो बेटा ये वाली जो एक्सप्रेशन कर देगी चेंज इन टाइम इन वन कंप्लीट टाइम पीरियड। मतलब एक पूरा चक्कर लेते वक्त कितने टाइम में चेंज आएगा, एक चक्कर के दौरान, वन कंप्लीट टाइम पीरियड के दौरान पेंडुलम गया वापस आ गया अपनी ओरिजिनल लेंथ पर, तो उस दौरान एक्चुअल और जो आपको इस वक्त अपील हो रहा है उसमें कितने टाइम का फर्क पड़ चुका होगा, हाफ अल्फा डेल्टा थीटा इनटू टी लग जाएगा। ओके, अब ये सब हमने क्यों कराया, ये इसलिए कराया जी, हमने थोड़ा सा डिस्कस करना है एक पेंडुलम क्लॉक को। कौन सी क्लॉक जी, पेंडुलम क्लॉक। अब पेंडुलम क्लॉक पेंडुलम की ऑसिलेशन पे बेस्ड है, ठीक है जी भाई। वो क्लॉक जो है वो टाइम बताती है, अगर टेम्परेचर ठीक है, रूम टेम्परेचर है, तो वो सही टाइम बताती रहेगी, उसके हिसाब से सेटिंग की हुई है। लेकिन अगर टेम्परेचर बढ़ जाए, लेंथ बढ़ जाएगी, लेंथ बढ़ने से टाइम पीरियड बढ़ जाएगा। टाइम पीरियड बढ़ने का मतलब कि वो ज्यादा टाइम लेगी ऑसिलेट करने में, ज्यादा टाइम लेगी मतलब स्लो चलेगी। स्लो चलने का मतलब कि अगर एक ऑसिलेशन एक सेकेंड में होती थी, पेंडुलम ऐसे ऐसे चलता जा रहा है ना, एक सेकेंड में उसकी एक ऑसिलेशन होती है, मान ले टाइम उसके हिसाब से सेट कर रखा है। तो अगर भाई लेंथ बढ़ गई, लेंथ बढ़ने से टाइम पीरियड बढ़ जाएगा, तो जो क्लॉक एक सेकेंड में एक चक्कर काटती थी, अब वो एक सेकेंड से ज्यादा टाइम ले लेगी। हमें लगेगा कि इसने, क्योंकि क्लॉक ने तो एक सेकेंड ही शो करना है ना, लेकिन एक्चुअली वो 1 सेकेंड से क्या ले रही है, ज्यादा टाइम ले रही है, स्लो हो गई है। हम कहेंगे क्लॉक ने टाइम लूज करना शुरू कर दिया है। टाइम लूज करना मतलब समय तेजी से बढ़ रहा है, लेकिन क्लॉक अपना धीरे चल रही है। उधर 1 घंटा हो चुका होगा, क्लॉक तो धीरे चल रही है, वो बता रही होगी कि अभी 55 सेकेंड ही है। अगर 5 सेकेंड का फर्क पड़ गया तो इसको कहते हैं टाइम लूज करना। बात को समझना, पेंडुलम क्लॉक की हम बात कर रहे हैं। अगर टेम्परेचर बढ़ जाता है, यानी डेल्टा थीटा पॉजिटिव है, डेल्टा थीटा क्या है, पॉजिटिव। ये देखो डेल्टा थीटा क्या है, पॉजिटिव, तो चेंज इन टाइम भी पॉजिटिव आ जाएगा, यानी टाइम पीरियड बढ़ गया। तो भाई अगर टेम्परेचर बढ़ जाता है, डेल्टा थीटा पॉजिटिव है, मतलब टाइम पीरियड ऑफ क्लॉक क्या हो जाता है, इंक्रीज।
टाइम पीरियड इंक्रीज का मतलब ये क्या हो गई, स्लो डाउन हो गई भाई, टाइम पीरियड बढ़ गया है, मतलब वो ज्यादा टाइम ले रही है एक चक्कर काटने में, स्लो डाउन हो जाएगी। नोट करना है सारी बातें। अगर ये स्लो डाउन हो जाएगी, हम कहेंगे क्लॉक हैज लॉस्ट सम टाइम, लूजेस टाइम। ठीक है, क्या बोलेंगे हम, क्लॉक लूजेस टाइम बेटा जी, क्लॉक लूजेस टाइम। क्लॉक ने क्या किया है, टाइम लूज किया। और अगर उल्टा हो जाए, अगर टेम्परेचर क्या हो जाए, डिक्रीज हो जाए, डिक्रीज होगा तो भाई डेल्टा थीटा नेगेटिव आएगा। नेगेटिव का मतलब कॉन्ट्रैक्शन हुई है, लेंथ कम होगी ना, तो थीटा डिक्रीज होगा बेटा, डेल्टा थीटा नेगेटिव होगा, लेंथ क्या हो जाएगी, डिक्रीज। लेंथ डिक्रीज होने से क्या होगा, टाइम पीरियड क्या होगा, डिक्रीज। टाइम पीरियड डिक्रीज होने का मतलब पेंडुलम क्लॉक तेजी से चलेगी। तेजी से चलने का मतलब भाई जो काम वो 1 सेकंड में कर रही थी अब 1 सेकंड से पहले करेगी, 1 घंटा जल्दी हो जाएगा, यानी ज्यादा तेज चलने लग जाएगी। मतलब 12 घंटे जल्दी, अभी 11 बजने होंगे 12 बजा रही होगी, मतलब ये तेज चल रही है। तेज चलने को हम कहेंगे कि क्लॉक क्या कर रही है, इट हैज गेन्ड टाइम। याद रखना भाई, क्वेश्चन मिलेंगे कहीं ना कहीं आपको। क्लॉक ने क्या किया है, टाइम गेन किया है बेटा। तो एक तो ये फार्मूला याद रखना, एक ये कंसेप्ट याद रखना कि कब हम कहेंगे कि टाइम लूज हुआ है और कब हम कहेंगे कि टाइम गेन हुआ है। अब यहां पर एक और पॉइंट है कि एक दिन में, एक दिन का मतलब पूरे के पूरे 24 घंटे में कितना फर्क पड़ जाएगा। तो बेटा एक दिन में क्लॉक कितना टाइम लूज या गेन कर लेगी, टेम्परेचर पॉजिटिव चेंज है नेगेटिव, उसके हिसाब से अगर हम देखें तो यार डेल्टा टी यानी चेंज इन टेम्परेचर, सॉरी टाइम पीरियड, हाफ अल्फा डेल्टा थीटा इनटू ये टी है ना, ठीक है, ये मतलब टोटल टाइम है कि इतने टाइम में, एक टाइम पीरियड है ना ये, इतने टाइम में इतना इसने क्या कर देना है, टाइम में चेंज कर देना है। अब अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं तो ये फार्मूला, तो जब मैं बोल रहा था एक टाइम पीरियड में, क्योंकि यहां पे टाइम पीरियड लगा रहा है, अब मैंने अगर यहां पे गिवन टाइम लगा दिया, गिवन टाइम, तो गिवन टाइम में कितना टाइम में चेंज आएगा, डेल्टा टी। एक दिन में यार 24 घंटे, ठीक है, 24 घंटे, यहां पे क्या आ जाएगा 3600 सेकेंड, ये 86400 आ जाएगा। कितना, 86400 सेकेंड। एक दिन में कितने सेकेंड होते हैं, 86400 सेकेंड। तो एक दिन में कितना टाइम लूज या गेन कर सकती है क्लॉक, हाफ अल्फा डेल्टा थीटा इंटू टी, हाफ अल्फा डेल्टा थीटा इंटू बेटा जी टी। टी की जगह क्या आ जाएगा 86400, इतने सेकेंड्स का फर्क पड़ जाएगा। ठीक है जी, अगर इसकी कटिंग कर दूं तो इट विल बी डेल्टा टी इक्वल टू हाफ अल्फा डेल्टा थीटा, हाफ से तो कटिंग कर देंगे ना, ये आ जाएगा आपका, अगर 2 से इसको कर दोगे तो 4 आ जाएगा, 3 आ जाएगा, 2 आ जाएगा, 0 0, 4 3 2 0 0। यानी आप एक फार्मूला याद रख लो, 4 3 2 0 0 अल्फा डेल्टा थीटा। दिस इज लॉस और गेन ऑफ टाइम बाय अ पेंडुलम क्लॉक इन 1 डे। याद रखना यार, डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाएगा, एक दिन में कोई भी पेंडुलम क्लॉक कितना टाइम लूज या गेन करेगी। अब बेटा लूज या गेन डिपेंड करता है डेल्टा थीटा पॉजिटिव है या नेगेटिव है। अगर डेल्टा थीटा नेगेटिव है, नेगेटिव,
तो इसने टाइम गेन करना है, कम समय में पूरा कर लेगी। और अगर ये पॉजिटिव है तो इसने टाइम लूज करना है, ज्यादा समय लेगी। तो एक इस वक्त जो करवाया उसको भी थोड़ा सा देख लेना चाहिए। ओके, फार्मूले याद कर लेना। एक चीज और है, स्केल की रीडिंग। अब देखो, स्केल की रीडिंग में भी थर्मल एक्सपेंशन से फर्क पड़ जाता है या पड़ सकता है। उसको नोट कर लो भाई, तब तक हम इसको अननोट कर देते हैं। ठीक है जी, आप उसको नोट कर लो, हम इसको अननोट कर देते हैं। भाई बहुत मुश्किल हो गया है मिटाना इसको। ओके, तो अगली बात मैंने क्या बोला, स्केल की रीडिंग। यार देखो, मान लो अपने पास एक स्केल है, ठीक है, मेटल का स्केल है, मेटलिक स्केल है। ये मान लो स्केल है जी, ठीक है, इस पे रीडिंग बनी हुई होगी, ऐसे ऐसे करके रीडिंग बनी होती है। ठीक है, ये 1 2 3 4 5, मान ले यहां पे क्या लिख रखा है, 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर है मान ले। ओके, या 5 मिलीमीटर है, कुछ भी मान ले। और ये वो चीज है जिसकी हमने रीडिंग लेनी है। ये कोई भी ऑब्जेक्ट है मान ले, ठीक है, नीचे वाला कुछ, ये वो ऑब्जेक्ट है जिसकी हमने रीडिंग लेनी है। अब देखो मेटल का स्केल है, जितना भी 10 सेंटीमीटर तक था मान लो, ठीक है, 5 सेंटीमीटर तक मैंने शो कर दिया, ये आगे 10 सेंटीमीटर तक मान लो, तो ये स्केल है मेटल का बना हुआ। अगर सब कुछ ठीक ठाक है, नॉर्मल टेम्परेचर है, तो ये अपनी प्रॉपर लेंथ में है। ये 0 है, 1 2 3 4 5 है। इस वक्त ये जो भी ऑब्जेक्ट है, इसकी रीडिंग कितनी शो हो रही है यार, 5 सेंटीमीटर शो हो रही है। अब अगला पॉइंट है कि अगर टेम्परेचर बढ़ जाए तो ये क्या हो जाएगा, एक्सपैंड हो जाएगा। ठीक है, ये कोई भी ऑब्जेक्ट है, ये एक्सपैंड नहीं हो रहा, वो मेटल ज्यादा एक्सपैंड होते हैं। अपना जो मेटल का स्केल है वो एक्सपैंड हो रहा है। तो अगर मान लो टेम्परेचर बढ़ जाता है, ये हम एज्यूम कर रहे हैं ये नहीं एक्सपैंड हो रहा भाई, ये एक्सपैंड हो रहा है। अब इसके एक्सपैंड होने से क्या हो गया, फैल गया ये। तो जब ये फैलेगा तो मेरे भाई इसका 5 जो है वो फैल कर यहां कहीं आ जाएगा। ठीक है, सारा ही फैलेगा ना, एक एक्सपैंड करके यहां चले गया, 2 इधर चले जाएगा, 3 इधर चले जाएगा, 4 इधर चले जाएगा, भाई 5 इधर चले जाएगा। अब आप खुद सोचो कि जो स्केल है इस वक्त रीडिंग जो है, रीडिंग 5 देगा, 5 से कम देगा या 5 से ज्यादा देगा। सोचो कि पहले यहां 5 था, 5 तो इधर चले गया एक्सपैंड होके, तो यहां पे 4 पॉइंट समथिंग, ये 4 वाला एक्सपैंड होके इधर को आ रहा है ना, तो ये तो 4 पॉइंट समथिंग आ जाएगा ना, 4 पॉइंट समथिंग, मान ले 4.5 ही आ गया। तो पॉइंट क्या निकला कि अगर टेम्परेचर बढ़ेगा, स्केल ने एक्सपैंड होना है, तो वो कम रीडिंग देगा, वो कम रीडिंग देगा, एक्चुअल से कम देगा। एक्चुअल तो 5 थी, लेकिन ये 5 नहीं, 5 से कम शो कर रहा है। ये भी लीनियर एक्सपेंशन का ही पंगा है। अगर कहीं उल्टा हो जाए, टेम्परेचर क्या हो जाए, डिक्रीज हो जाए, तो आपका स्केल क्या करेगा, कॉन्ट्रैक्ट करेगा। अब बेटा अगर स्केल कॉन्ट्रैक्ट किया तो ये 5 है, इधर शिफ्ट कर जाएगा। ठीक है, ये फिर 5.5 पीछे शिफ्ट कर जाएगा, यानी ये रीडिंग ज्यादा देनी शुरू कर देगा। तो पॉइंट याद रखना कि अगर एक्सपेंशन हो जाती है, एक्सपेंशन यानी कि अगर टेम्परेचर बढ़ जाता है तो नॉर्मल से कम रीडिंग देगा ये।
एक्चुअल से कम देगा, और अगर टेम्परेचर कम हो जाता है, कम कॉन्ट्रैक्शन होगी ना, तो वो एक्चुअल से वो इकट्ठे हो गए ना, तो एक्चुअल से ज्यादा रीडिंग देगा। ठीक है, तो अगर ये एक्सपैंड हो जाता है, एक्सपैंड मतलब टेम्परेचर बढ़ने से इट विल गिव मोर रीडिंग देन ट्रू वैल्यू। ठीक है, और अगर डिक्रीज हुआ तो इट विल गिव लेस रीडिंग देन ट्रू वैल्यू। ठीक है, अब बातें तो बहुत हैं, लेकिन इसको ऐसे ही रहने देते हैं। यहीं पे इन चीजों को क्या करेंगे, हम क्लोज करेंगे अगली चीजों की और अब बढ़ेंगे। एक यहां पे फार्मूला जरूर लिख सकते हो कि जो ट्रू वैल्यू होती है ना, टीवी मतलब टेलीविजन नहीं है, ये क्या है, ट्रू वैल्यू। तो अगर स्केल से हम रीडिंग ले रहे हैं तो जो उसकी ट्रू वैल्यू आएगी भाई, ट्रू वैल्यू, शो तो वो कुछ और कर रहा है, जो शो कर रहा है वो स्केल रीडिंग है जो आपकी आ रही है। ठीक है, और टीवी क्या है, ट्रू वैल्यू जो होनी चाहिए थी। इसका फार्मूला याद रखो, 1 प्लस अल्फा डेल्टा थीटा। अब ये डायरेक्ट बता दिया यार, ये तो मैंने ड्राइव करा दिए थे, ये क्या बता दिया आपको, डायरेक्ट ही बता दिया। तो ये भी क्या रखना है आपने, याद रखना है कि ट्रू वैल्यू इज इक्वल टू स्केल रीडिंग जो आई है 1 प्लस अल्फा डेल्टा थीटा। अगर ये बढ़ गया होगा यानी डेल्टा थीटा क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा, पॉजिटिव, तो ट्रू वैल्यू उसके हिसाब से आ जाएगी। ठीक है, और अगर ये ट्रू वैल्यू कम होगी, बढ़ जाएगी ना, ट्रू वैल्यू ज्यादा थी, उसने स्केल रीडिंग कम शो की थी, और अगर ये नेगेटिव होगा अपने आप ये नेगेटिव हो जाएगा। फार्मूला दोनों में, एक्सपेंशन कंट्रैक्शन दोनों में सेम ही चल जाएगा। ठीक है जी, ओके। अब ये वाला पार्ट क्लोज करते हैं। अभी तक जितनी भी हमने बेटा एक्सपेंशन की सॉलिड्स की थी, सॉलिड्स की जो भी हमने एक्सपेंशन के कंसेप्ट देखे थर्मल एक्सपेंशन के, वो सॉलिड्स के लिए किए। लिक्विड्स के लिए थोड़ी सी डिस्कशन है, ज्यादा डिटेल में नहीं घुसेंगे, और थोड़ी सी 5-7 मिनट की गैसेस के लिए डिस्कशन है, वो करके फिर अपना ये थर्मल एक्सपेंशन वाला काम जो है वो तो चलो क्या हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा। नोट करो इसको, 1-2 बातें और हैं वो भी लेकर आ रहे हैं। यस बेटा यार, तो एक छोटी सी चीज और डिस्कस करते हैं, थर्मल एक्सपेंशन इन लिक्विड्स। ठीक है, हेडिंग डाल लेना भाई, थर्मल एक्सपेंशन इन लिक्विड्स। ओके जी, थर्मल एक्सपेंशन इन लिक्विड्स। अब यार लिक्विड्स में थोड़ा सा अलग सिस्टम है। इनकी देख, लीनियर एक्सपेंशन की बात तो होगी नहीं, सुपरफिशियल की भी बात नहीं हो सकती, सुपरफिशियल। ठीक है, इसकी सीधा क्या होनी है, क्यूबिकल या वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन होनी है लिक्विड्स की। यार लीनियर सुपरफिशियल का कोई कंसेप्ट नहीं है, सीधा क्यूबिकल एक्सपेंशन होनी है, गामा का एक कंसेप्ट आना है, जो भी आना है। ठीक है, अब एक और चक्कर है इसमें, मान ले ये कंटेनर है यार, अब लिक्विड तो किसी ना किसी कंटेनर में डाला होगा ना, ये कंटेनर है, कंटेनर भी एक्सपेंड होगा, और अंदर लिक्विड ने भी क्या होना है, एक्सपैंड होना है। तो यहां पे थोड़ा सा पंगा पड़ जाता है कि एक्चुअली जितना एक्सपैंड होता हुआ लिक्विड दिखता है उतना वो होता नहीं है, उससे ज्यादा होता है, क्योंकि ये भी एक्सपैंड हो गया। थोड़ा सा एक्सपैंड तो क्या होता है, कंटेनर भी होता है ना। तो पॉइंट कुछ नोट करना कि पहली बात कि जब लिक्विड को हीट करते हैं ना, कंटेनर जो है वो ज्यादा जल्दी हीट एब्जॉर्ब करता है, ज्यादा एक्सपैंड होता है। आमतौर पे चल मान ले मेटल के कंटेनर है वो तो बड़ी जल्दी एक्सपैंड होंगे, है ना। लिक्विड्स उस कंपैरिजन में कम एक्सपैंड होते हैं। तो जो कंटेनर है वो ज्यादा एक्सपैंड हो रहा है, तो स्टार्टिंग में कंटेनर ज्यादा एक्सपैंड होता है, लिक्विड होता है लेकिन उसके कंपैरिजन में थोड़ा कम होता है, तो उसका लेवल क्या होता है, फॉल करता है। स्टार्टिंग में लगेगा कि जैसे लिक्विड का लेवल क्या कर गया, फॉल कर गया। उसके बाद जब ये
पूरा इवनली हीट एब्जॉर्ब कर लेता है, क्योंकि शुरू में तो कंटेनर ज्यादा हीट एब्जॉर्ब करता है ना, तो जब अंदर लिक्विड ने भी हीट एब्जॉर्ब कर ली फिर वो भी एक्सपैंड होना शुरू कर देता है और बाद में इसका लेवल क्या होता है, राइज होता है। तो ये बात नोट करना है, कभी क्वेश्चन कंसेप्चुअल में बनकर आ जाएगा कि पहले लेवल फॉल करता है उसके बाद थोड़ा सा राइज करेगा। अब एक और बात यहां पे देखना, यहां पर ये मान ले इनिशियल लेवल था लिक्विड का, ठीक है, पी क्यू क्या हो गया लिक्विड का, ये वाला जो क्यू वाला पॉइंट है ना, ये इसमें इनिशियल लेवल है, एक्सपेंशन हो गई, ये क्या हो गया, कंटेनर एक्सपैंड होकर चले गया, पी तक क्या एक्सपैंड होकर चले गया, कंटेनर एक्सपैंड होकर चले गया, ठीक है। अब हमें लगेगा कि लिक्विड जो है सिर्फ कितना एक्सपैंड हुआ है, पी आर, लेकिन एक्चुअली ये क्यू से लेकर आर तक लिक्विड की एक्सपेंशन हुई है। बात को समझो, इसमें पहले लेवल कितना था क्यू, पी क्यू किसकी एक्सपेंशन हो गई, ये तो कंटेनर की है, लिक्विड की, फिर पहले लिक्विड भी यहां पे था, कंटेनर भी यहां पे था, कंटेनर एक्सपेंड करके यहां तक पहुंच गया, यहां तक सॉरी, ठीक है, कंटेनर एक्सपेंड करके यहां तक पहुंच गया, लिक्विड यहां था ना, हमें लगेगा कि लिक्विड इतना ही एक्सपेंड हुआ है, लेकिन एक्चुअल लिक्विड यहां से लेकर यहां तक एक्सपेंड हुआ हुआ। तो बेटा अगर हम देखें यहां पर, तो लिक्विड की जो रियल एक्सपेंशन है ना वो क्यू आर है, ठीक है, एपरेंट कितनी है, पी आर है, और ये जो क्यू पी है ये तो किसकी एक्सपेंशन है, कंटेनर की। नोट कर लेना, क्यू से लेके पी तक तो कंटेनर एक्सपेंड कर गया, एक्चुअल लिक्विड यहां से यहां तक एक्सपेंड किया, तो रियल तो क्यू आर है, लेकिन हमें लगेगी क्योंकि कंटेनर यहां तक पहुंच चुका होगा ना, हमें लगेगा कि लिक्विड इतना ही राइज किया है, ठीक है। क्यूपी क्या हुआ, एक्सपेंशन ऑफ कंटेनर, क्यू आर क्या हुआ, एक्चुअल एक्सपेंशन ऑफ, रियल एक्सपेंशन ऑफ लिक्विड, लेकिन जो पी आर है बेटा इट इज एपरेंट एक्सपेंशन ऑफ लिक्विड, क्यू आर रियल है, पी आर क्या है, एपरेंट है। अब यहां पे ना कुछ रिजल्ट्स आपको दूंगा बेटा, डायरेक्ट ही है, डायरेक्ट ही लिखवा देते हैं, ओके, न्यूमेरिकल्स में काम आते हैं, अब डिराइव करने का अपने पास टाइम नहीं है, वैसे ही लंबा काम खींच रहे हैं, तो कुछ बेटा डायरेक्ट रिजल्ट है, वो डायरेक्ट रिजल्ट आपको लिखवा देते हैं। जैसे एक आएगा गामा आर, बता देते हैं कौन सी चीज क्या क्या है, डेल्टा वी आर डिवाइडेड बाय वी इंटू डेल्टा थीटा। एक तो ये एक्सपेंशन है जी, गामा आर, ये क्या है, लिक्विड का कोफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन, गामा मतलब कोफिशिएंट ऑफ क्यूबिकल एक्सपेंशन, ये रियल वाला है। ये क्या है, चेंज इन वॉल्यूम, जो रियली जितनी वॉल्यूम में चेंज आया है, ये क्या है, इनिशियल वॉल्यूम, और ये क्या है, चेंज इन टेम्परेचर। समझो गामा आर क्या हुआ, कोफिशिएंट ऑफ रियल एक्सपेंशन, डेल्टा वी आर क्या हुआ, रियल चेंज इन वॉल्यूम, जैसे मैं बोल रहा था ना ये रियल चेंज इन वॉल्यूम है, लिक्विड की बात चल रही है। वी इनिशियल जितनी थी यहां से लेके यहां तक इनिशियल इनटू चेंज इन टेम्परेचर। अच्छा यहां पर गामा ए भी बना सकते हैं, गामा ए की जगह क्या है, ए आ जाएगा, और यहां पे वी डेल्टा थीटा ही आएगा। ये क्या हुआ, कोफिशिएंट ऑफ एपरेंट एक्सपेंशन, ये क्या हुई, एपरेंट चेंज इन वॉल्यूम। एपरेंट चेंज इन वॉल्यूम ये थी ना, मैंने बार बार बोल रहा हूं ये रियल चेंज इन वॉल्यूम है, लेकिन लगेगी इतनी क्योंकि कंटेनर का लेवल यहां तक पहुंच चुका है। एक ये एक्सप्रेशन क्या रखनी है आपने, याद कर लेनी है। ऐसी वेसल की अगर मैं बात करूं तो गामा ऑफ वेसल भी तो होगा, ये क्या होगा, चेंज इन वॉल्यूम किसकी, वेसल की। नीचे ओरिजिनल वॉल्यूम, ओरिजिनल वॉल्यूम तो लिक्विड और उसकी हमने क्या मान रखी है, सेम ही मान रखी है ना, साथ में क्या आ गया, डेल्टा थीटा आ गया, ठीक है कुछ नहीं, गामा का तो वही फार्मूला है, चेंज इन वॉल्यूम पर यूनिट इनिशियल, पर यूनिट चेंज इन टेम्परेचर। अब यहां पर रियल यूज कर रहे हो तो रियल वाली चीजें आ गई, ये रियल चेंज इन वॉल्यूम, इनिशियल तो वही है,
जब एपरेंट यूज कर रहे हो लिक्विड का तो एपरेंट चेंज इन वॉल्यूम, इनिशियल तो वही है। जब वेसल की बात कर रहे हो तो चेंज इन वॉल्यूम ऑफ वेसल, वेसल यहां से यहां गया ना, ये चेंज इन वॉल्यूम ऑफ क्या है, वेसल हो गया। ठीक है, अब यहां पर एक और गामा रियल इज इक्वल टू, मतलब ओवरऑल अगर गामा निकालना हो, यहां पे थोड़ी सी कंफ्यूजन होगी लेकिन इनको नोट कर लेना, क्योंकि रिजल्ट बिल्कुल क्या दे रहा हूं बेटा, मैं डायरेक्ट ही दे रहा हूं। तो गामा रियल इक्वल टू गामा एपरेंट प्लस गामा ऑफ वेसल। जो रियल चेंज इन वॉल्यूम ऑफ लिक्विड आ रही है वो किसके, एपरेंट चेंज प्लस वेसल में जो चेंज आया। तो इन चीजों को नोट कर लो यार। एक दो बातें और भी हैं, अभी थोड़ी सी एक्सपेंशन ऑफ गैसेस भी करनी है, फिर एक वाटर का ना एनएमएलएस बिहेवियर होता है, थोड़ा सा अलग होता है, वो भी डिस्कस करना है, तो इनको नोट करो पहले। तो यार हम लोग देख रहे हैं एक्सपेंशन इन, थर्मल एक्सपेंशन इन लिक्विड्स। बेटा यार लिक्विड्स में लीनियर और सुपरफिशियल का कोई कंसेप्ट नहीं, जो भी कंसेप्ट है किसका, वॉल्यूम का, उसकी सीधा क्या होगी, वॉल्यूम की एक्सपेंशन होगी। अब लिक्विड्स में एक पॉइंट ध्यान में रखना होता है कि जो कंटेनर जिसमें लिक्विड को डाल रखा है वो भी थोड़ा बहुत अगर एक्सपेंड कर जाएगा तो उसमें जो एक्चुअल एक्सपेंशन हुई है लिक्विड की और जो एपरेंट एक्सपेंशन है उसमें थोड़ा सा फर्क पड़ जाएगा। एक्सप्रेशंस आपको लिखवाई हैं, याद नहीं होती हैं, कोई चक्कर नहीं है, जब क्वेश्चंस आएंगे तब देखेंगे, लेकिन कंसेप्ट वाइज आपको चीजें क्लियर होनी चाहिए। कंसेप्ट क्लियर कर लो, पॉइंट्स आपको क्लियर होने चाहिए। एक्सप्रेशंस बेटा याद नहीं होती हैं सारी, कुछ ज़्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है। ये जब आप न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस करते हो, न्यूमेरिकल्स आते हैं एक एक करके, तब जाके एक्सप्रेशंस बेटा जी याद होनी शुरू होती है। ओके, अब एक पॉइंट और रह गया लिक्विड्स की एक्सपेंशन में। लिक्विड्स की एक्सपेंशन में ठीक है, हमने बोला कि टेम्परेचर बढ़ने से लिक्विड की वॉल्यूम भी क्या होती है, एक्सपैंड होती है। अच्छा, वॉल्यूम एक्सपैंड होगी तो जो डेंसिटी है वो क्या होगी, कम होगी, क्योंकि देखो टेम्परेचर बढ़ा, वॉल्यूम बढ़ गई, मास तो उतना ही है ना, तो डेंसिटी को क्या होना पड़ेगा, कम होना पड़ेगा। ओके, तो डेंसिटी की भी बात कर लेते हैं। वेरिएशन ऑफ डेंसिटी विद टेम्परेचर, बस एक एक्सप्रेशन दे रहा हूं यार, मैंने पहले इसलिए लिख दिया, टाइम बहुत ज्यादा खराब हो रहा है। हम क्या कर रहे हैं, मैं चाहता हूं कि एक्सप्रेशन तो सारी आपको दे ही दूं, तो मैंने पहले लिख के जल्दी जल्दी इनको डिस्कस करवाने की कोशिश करनी है। ठीक है, तो डेंसिटी की बात यह है कि यार देख सीधा सा हिसाब है, टेम्परेचर बढ़ेगा, वॉल्यूम बढ़ेगी, डेंसिटी क्या होगी, कम होगी। अब अगर वॉल्यूम की बात करूं, ये फाइनल वॉल्यूम है, V इनिशियल वॉल्यूम है, पहले मैं V2 V1 लिख रहा था, अब V डैश V लिख रहा हूं, तो V डैश इज इक्वल टू V इंटू 1 प्लस गामा डेल्टा टी, ये तुम्हें क्लियर है। ठीक है, अगर इसमें पॉजिटिव चेंज आएगा बेटा तो वॉल्यूम नहीं बढ़ना है, लेकिन डेंसिटी उससे उल्टी है ना। तो अगर मैं डेंसिटी के लिए करस्पॉन्डिंग इक्वेशन बनाऊं, अब इसको बनाया जा सकता है, डिराइव किया जा सकता है, लेकिन फिर वही बात कि हम सीधा रिजल्ट पे आ रहे हैं। तो डेंसिटी के लिए एक्सप्रेशन तो लगभग ऐसी रहेगी, ये क्या है, फाइनल डेंसिटी एट टेम्परेचर T2, ये डेल्टा टी वही अपना होता है T2 माइनस T1 बेटा। तो अगर बेटा डेल्टा टी पॉजिटिव है यानी टेम्परेचर बढ़ा है तो डेंसिटी कम हो जानी चाहिए, इसलिए यहां पर एक्सप्रेशन में क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। कभी डेंसिटी पे डायरेक्ट क्वेश्चन बनता हो तो एक ये भी एक्सप्रेशन याद होनी चाहिए। ठीक है जी, ये किसके लिए है भाई, लिक्विड्स के लिए, स्पेशली लिक्विड्स के लिए या फिर गैसेस के लिए। सॉलिड में डेंसिटी में को बहुत ज्यादा फर्क पड़ता नहीं है, अभी हम लिक्विड देख रहे थे तो ये भी फार्मूला हमने बता दिया। गैसेस और लिक्विड्स में ये एक्सप्रेशन बेटा यूज हो सकती है। ओके, अब एक और बात, जो वाटर है ना यार, वो भी एक क्या है, लिक्विड है ना, वाटर भी लिक्विड है। टेम्परेचर बढ़ा देने से उसकी वॉल्यूम बढ़नी चाहिए, वो बढ़ती ही है, यानी टेम्परेचर इंक्रीज करने से
उसकी डेंसिटी टेम्परेचर इंक्रीज करने से डेंसिटी क्या होनी चाहिए, कम होनी चाहिए, कम ही होती है। लेकिन एक पर्टिकुलर टेम्परेचर रेंज में इसका बिहेवियर थोड़ा सा अलग है, मतलब अजीब बिहेवियर, अलग सा बिहेवियर दे देता है, नॉर्मल से हट जाता है। इसलिए हम इसको कहते हैं एनामेलस एक्सपेंशन ऑफ वाटर। एनामेलस मतलब थोड़ा सा हटकर, एनामेलस बिहेवियर। ठीक है, अगर मैं इसको बोलूं कि बड़ा अजीब सा बिहेवियर इसका शो होता है। पॉइंट ये है कि मान लो टेम्परेचर है 0 डिग्री सेल्सियस, 1 2 3 4 डिग्री सेल्सियस, 5 6 7 8 9 10, मान लो 100 डिग्री सेल्सियस। अब देख, अगर तो पानी का टेम्परेचर है 4 डिग्री सेल्सियस, ठीक है जी। अब टेम्परेचर इंक्रीज करने से क्या होता है, डेंसिटी कम होनी चाहिए। ठीक है, टेम्परेचर इंक्रीज करने से वो एक्सपैंड हो जाता है, एक्सपैंड होने से वॉल्यूम बढ़ती है, डेंसिटी क्या होनी चाहिए, कम होनी चाहिए। तो अगर तो वाटर का टेम्परेचर 4 डिग्री सेल्सियस है और 4 से आप बढ़ा रहे हो, 4 से 100 डिग्री सेल्सियस की ओर जा रहे हो, तो ठीक है, एक्सपेंशन होगी और डेंसिटी क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। अगर 100 से 4 की ओर जा रहे हो, 100 से 4 टेम्परेचर कम कर रहे हो, तो एक्सपैंड होने की बजाय वो कॉन्ट्रैक्ट होने लग जाएगा और डेंसिटी बढ़ेगी। देख 4 से 100 के बीच में तो ठीक है, लेकिन अगर टेम्परेचर 100 से नीचे करते 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 आप 4 पे ले आए, टेम्परेचर कम कर रहे हो, वॉल्यूम कम होगी, डेंसिटी बढ़ेगी। 4 से 0 में भी ऐसा ही होना चाहिए, टेम्परेचर कम करने से डेंसिटी बढ़नी चाहिए। लेकिन बेटा 4 से 0 के बीच में इसका बिहेवियर उल्टा है कि अगर 4 से और नीचे चले जाओगे तो डेंसिटी इंक्रीज होनी शुरू हो जाएगी। 4 से 100 की ओर जाते हो तो डेंसिटी क्या होनी चाहिए, डिक्रीज, वॉल्यूम क्या होनी चाहिए, इंक्रीज। सही है, कोई दिक्कत नहीं है, वॉल्यूम इंक्रीज होनी चाहिए। 100 से 4 यानी टेम्परेचर कम कर रहे हो अगर आप, ठीक है, यहां पे बढ़ा रहे थे, अगर टेम्परेचर बेटा कम कर रहे हो तो वॉल्यूम क्या होनी चाहिए, टेम्परेचर कम कर रहे हो, वॉल्यूम डिक्रीज होनी चाहिए और डेंसिटी इंक्रीज होनी चाहिए। अब ये तो सही है, लेकिन बेटा टेम्परेचर कम करते 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 4 से नीचे जाने पर भी डेंसिटी को इंक्रीज होना चाहिए, लेकिन वाटर में ऐसा नहीं होता है। 4 पे यानी 4 डिग्री सेल्सियस पे वाटर हैज मैक्सिमम डेंसिटी। अगर 4 से बढ़ाओगे तो भी डेंसिटी कम होगी, 4 डिग्री सेल्सियस से यार टेम्परेचर कम कर दोगे तो भी डेंसिटी क्या होगी, कम होगी। अगर आपने 3 डिग्री सेल्सियस कर दिया, टेम्परेचर कम किया है, बाय रूल उसको कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट नहीं, वो एक्सपैंड होना शुरू हो जाएगा, डेंसिटी कम होनी शुरू हो जाएगी, वॉल्यूम बढ़नी शुरू हो जाएगी। 0 डिग्री सेल्सियस पर वो बर्फ बन जाएगा और बर्फ की डेंसिटी पानी की डेंसिटी से क्या होती है, कम होती है। तो ये जो बिहेवियर है ना 0 से 4 के बीच में, 0 से 4 आप टेम्परेचर बढ़ा रहे हो, 0 से 4 की ओर जा रहे हो, टेम्परेचर बढ़ा रहे हो, उसको एक्सपैंड होना चाहिए भाई, वो एक्सपैंड नहीं, कॉन्ट्रैक्ट होता है। 4 पे जाके उसकी डेंसिटी क्या हो जाती है, मैक्सिमम हो जाती है। 4 से नीचे जा रहे हो, उसको कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए, वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा, वो एक्सपैंड होगा। पॉइंट टू बी नोटेड ये है कि एट 4 डिग्री सेल्सियस डेंसिटी ऑफ वाटर इज मैक्सिमम। 4 से नीचे जाओगे तो भी डेंसिटी में क्या आएगी, कमी आएगी, 4 से ऊपर जाओगे तो भी डेंसिटी में कमी आएगी। ये जो बिहेवियर है ना इस रीजन में कि जी
4 से नीचे टेम्परेचर कम करने से उसको कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए था, वो कॉन्ट्रैक्ट की बजाय क्या होता है, एक्सपैंड होता है, डेंसिटी बढ़ जाती है। दिस इज टर्म्ड एज एनोमलस एक्सपेंशन ऑफ वाटर। ये एनोमलस एक्सपेंशन है, अजीब है, होना नहीं चाहिए, सारे लिक्विड्स में ऐसा नहीं होता है, टेम्परेचर कम करने से वो कॉन्ट्रैक्ट ही होते हैं। ठीक है जी, इसको हम एनोमलस बिहेवियर ऑफ वाटर भी कहते हैं। अगर मैंने ये ग्राफ बना रखा है किस किस के बीच में बेटा, वॉल्यूम पर यूनिट मास, और ये क्या है, टेम्परेचर। ठीक है जी, अब ये है तुम्हारा 4 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, 4 डिग्री सेल्सियस। 0 से 4 डिग्री सेल्सियस के बीच में इसका बिहेवियर कैसा है, एनोमलस। ये बिहेवियर एनोमलस है कि भाई 0 से 4 के बीच में टेम्परेचर बढ़ाया, वॉल्यूम बढ़नी चाहिए थी, लेकिन वॉल्यूम क्या हो रही है, कम हो रही है। ये वॉल्यूम पर यूनिट मास प्लॉट किया हुआ, वॉल्यूम क्या हो रही है, कम हो रही है। ठीक है, 0 से ये क्या है, 4 डिग्री सेल्सियस। 0 से 4 डिग्री सेल्सियस यानी आप टेम्परेचर क्या कर रहे हो, बढ़ा रहे हो। डेंसिटी कम होनी चाहिए थी, लेकिन डेंसिटी क्या हो रही है, बढ़ रही है। तो इसको कहते हैं हम एनोमलस बिहेवियर ऑफ वाटर। कभी कभी ये ग्राफ बने होंगे, ग्राफ भी बना दिए, जो भाई तुम्हारी किताबों में नॉर्मली दिया होता है। देखो, जो बुक्स में होगा उसी के हिसाब से एग्जाम्स में क्या बनते हैं, क्वेश्चंस बनते हैं। तो बुक्स में जो टॉपिक्स होंगे, अब वो तो हमें सारे के सारे कवर अप करने हैं, जो ग्राफ्स होंगे वो भी कोशिश की जाती है कि वो सारे के सारे कवर अप कर ली जाएं। तो इन ग्राफ्स की भी आपको क्या होनी चाहिए बेटा जी, समझ होनी चाहिए। तो एक्सपेंशन, थर्मल एक्सपेंशन ऑफ लिक्विड्स चल रहा है, जिसमें हमने कुछ बातें की। एक हमने बोला उसमें एपरेंट और रियल का भी कंसेप्ट आ जाता है, बीच में वाटर का एनोमलस बिहेवियर आ गया, बीच में डेंसिटी का भी क्या आ गया, कंसेप्ट आ गया। अब ये जो वाटर का बिहेवियर है, एनोमलस बिहेवियर, इससे जो एक्वेटिक लाइफ है ना यार, उनको भी बड़ा फायदा होता है। आपने सुना होगा कि यार अगर कोई झील है, कोई नदी है, जहां पे जिन इलाकों में बहुत ज्यादा ठंड पड़ती है, तो वहां पे क्या करते हैं, नदी की नदी पूरी वो जम जाती है। यहां कोई लेक होगी ना, झील, वो पूरी की पूरी जम जाती है। जम जाती मतलब बर्फ बन जाती है। लेकिन यार ऊपर ऊपर तो बर्फ होती है, बर्फ की मोटी लेयर होती है। जितनी ज्यादा ठंड पड़ेगी उतनी लेयर क्या होती जाएगी, थिक होती जाएगी। लेकिन नीचे जो है, नीचे बर्फ नहीं जमती, नीचे क्या होता है, पानी होता है। अब नीचे पानी क्यों है, ऊपर बर्फ क्यों है? अब इसका कंसेप्ट इसी पे है, एनोमलस बिहेवियर पे ही है। पॉइंट ये है कि मान लो ये कोई भी लेक है यार, ठीक है, ये क्या है, सरफेस ऑफ लेक। पहले ठीक है, मौसम सही था, यहां पे पानी ही पानी था, सरफेस पे भी और अंदर भी। ठीक है जी। अब होगा क्या, ज्यादा ठंड पड़ने लग जाएगी, तो पहले तो सरफेस पे इफेक्ट पड़ेगा ना। तो ये सरफेस है, सरफेस क्या होने लग जाएगा, कूल होने लग जाएगा। कूल होते 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 पहले तो इसके टेम्परेचर, सरफेस के टेम्परेचर में चेंज आना ना, ये बाहर के साथ कांटेक्ट में ना, तो बाहर ठंड पड़ने लग गई। तो ये सबसे पहले 4 डिग्री सेल्सियस पे पहुंचेगा। ठीक है जी। सबसे पहले टॉप लेयर्स जो हैं उनका टेम्परेचर कम होना शुरू होगा ना। मान लो पहले 40 डिग्री सेल्सियस था या 30 डिग्री सेल्सियस था, ओवरऑल वाटर, ठंड पड़ने लग गई। यहां पे क्या होने लग गया, ये होते 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 4 डिग्री सेल्सियस हो गया, पहले सरफेस पे होगा। अच्छा, 4 डिग्री सेल्सियस पे इसकी डेंसिटी क्या है, मैक्सिमम है। जब डेंसिटी मैक्सिमम है तो इसका वेट ज्यादा हो जाएगा। तो ये 4 डिग्री सेल्सियस वाले जो टॉप लेयर्स है ना, यहां पे जो वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं उनकी डेंसिटी ज्यादा हो जाएगी, टॉप लेयर हैवी हो जाएगी, वो नीचे की ओर बैठना शुरू
कर देगी, ठीक है। वो नीचे की ओर बैठना शुरू कर देगी, उसकी जगह दूसरे लेंगे, ऊपर वाले भी क्या हो जाएंगे 4 डिग्री सेल्सियस। करते 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 सारा का सारा किस पे आ जाएगा, 4 डिग्री सेल्सियस पे आ जाएगा। समझो बात को, सारा का सारा धीरे धीरे किस पे आ गया, 4 डिग्री सेल्सियस पे आ गया। कि टॉप लेयर का टेम्परेचर सबसे पहले 4 डिग्री सेल्सियस हुआ, वो बैठना शुरू हो गया, ठीक है। उसकी जगह दूसरे लेंगे, वो ठंडा हो गया, वो भी 4 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचा, वो नीचे चलता गया। उसकी जगह दूसरे ने ली, मतलब नीचे 4 डिग्री सेल्सियस बैठता चला जाएगा। एक स्टेज ऐसी आएगी कि लगभग सारा 4 डिग्री सेल्सियस पे हो गया, ठीक है। अब जो टॉप वाले थे वहां पर क्या हुआ, और ठंड पड़ गई। ये 4 से क्या करने लग गया, 3 हो गया, 2 हो गया। अब नीचे 4 डिग्री सेल्सियस पर पहले पहुंच चुका है, वो बैठते 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 नीचे तक भी 4 डिग्री सेल्सियस हो गया, सारा 4 डिग्री सेल्सियस हो गया। अब टॉप वाला जब 3 होगा, अब 3 डिग्री सेल्सियस पे जो वाटर है एज कंपेयर टू 4 डिग्री सेल्सियस हल्का है, वो नीचे नहीं जाएगा, वो ऊपर ही रह जाएगा। समझो बात को, पहले यहां पे ठंड पड़ी, ये 4 हुआ, 4 वाला बैठता गया, जब सारे नीचे तक भी 4 हो गया, ये भी 4 हो गया, अब और डाउन होना शुरू हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, 3, 2, 1, लेकिन ये नीचे नहीं जा पाएगा क्योंकि नीचे वाले के कंपैरिजन में ये अब क्या है, लाइट है, ये ऊपर रहेगा, फ्लोट करेगा। वो करते करते बर्फ जम जाएगी 0 डिग्री सेल्सियस पे। अब जो बर्फ है वो क्या है, हल्की है 4 डिग्री सेल्सियस वाले वाटर के कंपैरिजन में। अब ऊपर ही टॉप लेयर बनी रहेगी, ठीक है जी। पहले ऊपर बर्फ जमनी है, नीचे वाला जो पोर्शन है वो 4 डिग्री सेल्सियस पे क्या होगा, मेंटेन्ड होगा। इसका टेम्परेचर और कम होता रहेगा क्योंकि ये जो टॉप लेयर है ना, जो बर्फ बनती जा रही है, उसने ऊपर ही रहना है, अब नीचे नहीं रह सकती। अब इसका टेम्परेचर और डाउन चले जाएगा यार, -1 चले जाएगा, -2 चले जाएगा, -5 चले जाएगा, नीचे ये नहीं जा सकती। नीचे 4 डिग्री सेल्सियस ही मेंटेन रहेगा। बहुत ज्यादा अथाह ठंड पड़ गई, अथाह, तो ठीक है, इसकी लेयर मोटी होते 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 हो सकता है पूरी की पूरी लेक ही जम जाए, लेकिन नॉर्मली इतनी थोड़ी ठंड पड़ जाएगी, पड़ती है खूब, लेकिन उससे टॉप में लेयर, उसकी जो लेयर है ना, वो थिक होती चली जाएगी, लेकिन पूरी की पूरी लेक जमने के चांसेस नहीं है। नीचे फिर जो एक्वेटिक लाइफ है वो 4 डिग्री सेल्सियस पर, अब वो वहां के जो जीव जंतु हैं वो 4 डिग्री सेल्सियस सहन करने की उनको आदत पड़ गई होगी, तो 4 डिग्री सेल्सियस पे अपना मेंटेन रहते हैं, ऊपर बर्फ जमती रहती है। एक ये भी पॉइंट, ठीक है जी, इसको देख लेना। अब एक लास्ट बात करके ये वाला लेक्चर जो है इसको क्लोज कर देंगे। थर्मल एक्सपेंशन वाला कंसेप्ट काफी लंबा खींचा हमने, लेकिन अब क्या करें भाई, अभी भी मैंने काफी बातें छोड़ दी हैं, लेकिन जो जो बहुत जरूरी था उसको कवरअप करना ही था, किया कवरअप। एक एक्सपेंशन ऑफ गैसेस भी देख लो। देखो, एक्सपेंशन ऑफ सॉलिड्स हमने किया पहले, अल्फा, बीटा, गामा, तीनों बातें आई, उनमें कुछ कंसेप्ट्स थे वो देखे। फिर एक्सपेंशन ऑफ लिक्विड्स देखा, उसमें जो बता सकता था भाई मैंने बताया। अब एक्सपेंशन ऑफ गैसेस, बातें तो इसमें भी बहुत हैं, लेकिन मैंने बस वो 2 या 3 पॉइंट बताने हैं, बस उनको देख लो बस, ठीक है जी। तो अगर आप गैस की बेटा टेम्परेचर के साथ एक्सपेंशन की बात करते हो, तो भाई जब सॉलिड्स एक्सपेंड हो सकते हैं टेम्परेचर इंक्रीज करने से, जब लिक्विड्स हो सकते हैं, तो गैस क्या चीज है। गैसेस भी टेम्परेचर बढ़ा देने से एक्सपैंड होंगी, वो तो बड़ी जबरदस्त तरीके से एक्सपैंड होंगी। तो ये सबको पता है, टेम्परेचर बढ़ा दो तो गैसेस क्या हो जाती हैं, एक्सपैंड होती हैं। केमिस्ट्री में गैसेस के बारे में काफ़ी कुछ पढ़ा जाता है, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस ही पढ़ी जाती है। हम भी भैया आपको पढ़ा देंगे काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, पहले एक ना, इसके बाद थर्मोडायनेमिक्स आएगी एक यूनिट, अभी तो ये चल रही है थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, उसके बाद एक यूनिट आएगी थर्मोडायनेमिक्स, उसके बाद फिर काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस भी हमने पढ़ानी है, वो भी पढ़ा देंगे आपको। अभी फिलहाल 2 पॉइंट्स बताने हमने। एक्सपेंशन ऑफ गैसेस में देख लो, ओनली वॉल्यूम एक्सपेंशन बताया आपको। लिक्विड्स की तरह इसमें भी
लीनियर एक्सपेंशन या फिर जो सुपरफिशियल एक्सपेंशन है उसका कंसेप्ट नहीं आएगा भाई, ये पूरी फैलेगी ये तो इसमें वॉल्यूम एक्सपेंशन ही होगी ओनली। बस जैसे मैंने लिखा, पॉइंट्स ही नोट कर लो, काम आएंगे। ओनली वॉल्यूम एक्सपेंशन बेटा। अब इसमें एक और पॉइंट है, लिक्विड्स मैंने बोला था कि जब लिक्विड एक्सपैंड होते हैं ना तो कंटेनर भी एक्सपैंड होता है। अब बेटा यार लिक्विड्स होते हैं ना उनकी एक्सपेंशन होती है, गैसेस के कंपैरिजन में लिक्विड्स की एक्सपेंशन कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो यहां पॉइंट ये है कि अगर किसी कंटेनर में तुमने गैस को डाला है और टेम्परेचर बढ़ा दिया, तो जिस तेजी से गैस ने एक्सपैंड होना है, कंटेनर की एक्सपेंशन उसके कंपैरिजन में नेग्लिजिबल है। तो यहां एपरेंट वेपरेंट वाला जो कंसेप्ट रहता था वो नहीं लगाना। एक्सपेंशन ऑफ द कंटेनर इज नेग्लिजिबल एज कंपेयर टू एक्सपेंशन इन अ गैस। तो यहां पे वो जो रियल एपरेंट का कंसेप्ट बताया था उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी हमें। फिर एक पॉइंट है, ये तो पता ही है, फार्मूला V2 इक्वल टू V1 1 प्लस गामा डेल्टा टी। तो यहां पे भी V डैश इक्वल टू V1 प्लस गामा डेल्टा टी आ गया। ओके, अब यहां पे एक और बात है, प्रेशर का कंसेप्ट। लिक्विड्स में मैंने डेंसिटी का कंसेप्ट, वो तो यहां लगेगा ही लगेगा, डेंसिटी का भी यहां लगेगा कि रो डैश इक्वल टू रो 1 माइनस गामा डेल्टा टी। डेंसिटी का तो लगने ही लगना है कि रो डैश इज इक्वल टू रो 1 माइनस गामा डेल्टा टी लिख लो। लेकिन यहां बेटा गैसेस के केस में ना प्रेशर का भी कंसेप्ट आ जाता है। प्रेशर, टेम्परेचर बढ़ा देने से किसी भी गैस का प्रेशर बढ़ता है, पता होगा आपको। टेम्परेचर इंक्रीज करने से प्रेशर क्या होता है, बढ़ता है। कंडीशन क्या है, वॉल्यूम कांस्टेंट रखनी है, ठीक है। टेम्परेचर बढ़ा देने से वॉल्यूम भी बढ़ती है, तब कंडीशन क्या है, प्रेशर कांस्टेंट रखना है। गैसेस में बड़े पंगे वाला काम है। बस मैं यहां पे ये बताना चाहता हूं, अगर वॉल्यूम कांस्टेंट मेंटेन मैंने करवा दी तो टेम्परेचर बढ़ने से भी प्रेशर बढ़ता है ना, तो इसलिए यहां प्लस वाली टर्म आएगी। ये भी याद रख लेना, क्या पता कभी काम ही आ जाए कि P डैश इज इक्वल टू P1 प्लस गामा डेल्टा टी। अगर गैस आइडियल है तो गामा V गामा P, मतलब गामा क्या था, टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन, गामा P क्या था, टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ प्रेशर एक्सपेंशन, यानी प्रेशर का जो इंक्रीज है। अगर आइडियल गैस है तो जितनी को वॉल्यूम एक्सपेंड होगी उतनी को ही प्रेशर में क्या होगी, एक्सपेंशन होगी। एक होता है ना PV इक्वल टू nRT। अब n तो कांस्टेंट है, R कांस्टेंट है। अगर V कांस्टेंट रखते हो तो टेम्परेचर बढ़ने से प्रेशर बढ़ेगा, अगर P कांस्टेंट रखते हो तो टेम्परेचर बढ़ने से वॉल्यूम बढ़ेगी। अगर आइडियल गैस है, ये इक्वेशन फॉलो हो रही है, तो सेम ही रेशियो में बढ़ेंगे। ओके जी, अब इन चीजों को करो, इस पे बेस न्यूमेरिकल्स वगैरह भी स्टार्ट कर ही देंगे हम। ओके, लेकिन चीजों को ग्रैस्प करने की कोशिश करो। एक्सप्रेशन अगर ज्यादा हो गई होंगी तो मैंने बोला एक्सप्रेशन धीरे धीरे हो जाएंगी, कोशिश तो करनी है करने की, लेकिन चलो वो धीरे धीरे याद होनी शुरू हो जाएंगी। कंसेप्ट वाइज कोई चीज भाई नहीं छोड़नी है, कंसेप्ट वाइज हर एक चीज कवर अप करने की कोशिश करो आप लोग। ओके, तो आज की बात को यहीं पर क्या कर रहे हैं, हम क्लोज कर रहे हैं। बाकी फिर नेक्स्ट क्लास में करते हैं। इसको देखो, चीजों को कवर अप करने की कोशिश करो। अब आपसे हम विदा लेते हैं। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं ब्रेक के बाद।